Hello students, this is GDS sir and we are going to discuss IIT JEE Mains 2020 solutions of 4th September first shift. So let's start with question number 1. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पोलराइजर गिवन है आपको जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है और ये पोलराइजर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा से. क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे वो फॉल कर रहा है लाइट वो एरिया गिवन है एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ फॉलिंग दैट इज ऑल्सो गिवन. और अपने को पूछा गया था कि क्या एवरेज एनर्जी पर साइकिल इस पोलराइजर ये जो रोटेट कर रहा है पोलराइजर इसके एक साइकिल में ऑन एवरेज कितनी एनर्जी यहाँ पे बाहर आ रही होगी पोलराइजर से. तो इसके लिए अपन मैलस लॉ का यूज़ कर सकते हैं. हम जानते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर पे फॉल करती है तो लाइट जो अपने को यहाँ पे ट्रांसमिट होकर मिलती है दैट लाइट हैज़ इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ये होता है इंटेंसिटी जो अपने को मिलती है. यहाँ पे थीटा एंगल होता है पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच. तो अब ये क्या है कि थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा. क्यों? क्योंकि ये पोलराइजर रोटेट कर रहा है तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होगा, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा. तो इसका ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ये मैंने लिखा है इंटेंसिटी लिखा है जो ट्रांसमिट होने के बाद अपने को मिलेगी. अगर मैं पावर लिखूं एवरेज और उसका एवरेज निकालूं तो पावर विच विल बी ट्रांसमिटेड विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एरिया. नाउ लेट्स फाइंड आउट एवरेज पावर. मैं एवरेज पावर पहले निकाल लेता हूं. एवरेज पावर निकालने के लिए अगर मैं इसका एवरेज लूं तो आई नॉट एंड ए आर कॉन्स्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होगा वो 1/2 होगा पूरे एक साइकिल में, पूरे एक रोटेशन में कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होगा दैट विल बी 1/2. तो ये एवरेज पावर जो अपने को मिलेगा वो है. क्वेश्चन में अपने को एनर्जी पूछा है तो इसमें अपन पूरे एक रोटेशन का टाइम और मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एनर्जी एवरेज विच विल बी रिसीव्ड इज पावर एवरेज इनटू टाइम. तो पावर एवरेज हमने निकाला दैट इज आई नॉट इंटू ए इंटू 1/2 और इसमें टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक रोटेशन का तो दैट वुड बी 2 पाई अपॉन ओमेगा. अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें बच्चों. आई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.3, एरिया गिवन है 3 × 10⁻⁴. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लें एंड ओमेगा इज गिवन टू बी 31.4. तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी एक्चुअली 9.9 इंटू 10⁻⁴. इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लें तो एक्चुअली आएगा 10⁻⁻5 और इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन 10 मान लें तो दिस वुड कम आउट टू बी 10⁻⁴ विच इज़ आवर फाइनल आंसर, जो कि हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 में है. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से केटीजी सब टॉपिक से, और ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं पुट करना चाहूँगा. इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट गैसेस दिए हुए हैं, टाइप ऑफ गैस लिखा हुआ है और हमें सबका CP/CV रेशियो मतलब पॉइजन्स रेशियो निकालना है गामा. देखो तुम्हें पता है ये हम थ्योरी में ही पढ़ते हैं CP/CV इज 1+2/F वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो अब इसमें गैसेस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले मोनोएटमिक गैस है तो मोनोएटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. तो इससे जो गामा की वैल्यू आएगी CP/CV का जो रेशियो आएगा दैट वुड बी 1+2/3 विच कम्स आउट टू बी 5/3. और सेकेंड ऑप्शन चेक करें दैट इज डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल. डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट वुड बी 5. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ले लें और पॉइजन्स रेशियो निकालें तो 1+2/5 दिस वुड गिव अस 7/5. देखो बच्चों हमें सारा ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इतने से ही अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं. जैसे फर्स्ट वाले ए पार्ट का आंसर है 5/3 जो कि मैच कर रहा है फोर्थ से. तो ए इज मैचिंग विथ फोर्थ एंड डायटोमिक रिजिड इज हैविंग 7/5 विच इज मैचिंग विथ 1. तो ए का फोर्थ होगा और बी का 1. ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है तो इसके आगे अपने को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. तो बच्चों मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से है और ये एक बहुत ही ईजी कैटेगरी का सवाल है, सिंपली थ्योरी बेस्ड सवाल है. इसमें अपने को 4 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिए हुए हैं और अपने को बोला गया था सवाल में, ये दिया हुआ नहीं था, ये मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बस ऐसे ही पुट कर रखा है और अपने को इन चारों का वेवलेंथ कंपेयर करना था. तो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सवाल है, जिसको वैल्यूज़ पता होंगी वो सीधा टिक कर सकता है देख करके. जैसे हम जानते हैं बच्चों की रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो जनरली इस रेंज में रहता है, माइक्रोवेव्स का इस रेंज में, विजिबल का ये और एक्सरेज का ये. तो इसके अकॉर्डिंग हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होगी, फिर माइक्रो की, फिर विजिबल एंड देन एक्सरेज की. तो इसका ये आंसर होगा जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से. तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. ये फ्लूइड का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, बॉइंट फोर्स वाले सब टॉपिक पर ये एक सवाल है.
इस सवाल को मैं इजी टू मॉडरेट के बीच में रखना चाहूँगा, हालांकि कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए इजी टू मॉडरेट मैं कह रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अपने को एक एयर बबल दिया हुआ है, वाटर के अंदर एक एयर बबल है, वो एक्सेलरेटेड है ऊपर 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में मैंशनड है। अपने को बताना है कि इस एयर बबल का मास कितना है। तो अपन क्या करते हैं, इसकी एफबीडी बना लेते हैं। इसकी एफबीडी में बच्चों एक फोर्स आएगा बॉइंट फोर्स, और एक नीचे आएगा mg। इसमें विस्कोसिटी या ड्रैग फोर्स वाले फोर्सेस को नेग्लेक्ट करना है, ये क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड है। तो इसकी अगर हम न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखें सेकंड लॉ, तो दैट वुड बी Fb माइनस mg, पॉइंट फोर्स माइनस mg इक्वल्स टू ma, क्योंकि ऊपर की तरफ a से एक्सेलरेट हो रहा है। तो अपने को मास निकालना है, तो मास m को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मास इक्वल्स टू पॉइंट फोर्स अपॉन g प्लस a। बॉइंट फोर्स होता है बच्चों वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेट अस अज्यूम कि इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस गिवन है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। लेट अस से इसका वॉल्यूम है v, तो v हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर इनटू g। देखो ये लिखा है मैंने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो कि बॉइंट फोर्स के बराबर है, अपॉन g प्लस a। मुझे इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा वैल्यूज पुट करें। अब ध्यान रखना यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट्स में दिया हुआ है, जैसे एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सब कुछ सीजीएस यूनिट में ही करो। ऑप्शंस भी आपको जो मास पूछा गया वो ग्राम में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर लें, 4/3 पाई आर क्यूब, आर को 1 पुट कर लें यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही निकालें वॉल्यूम। डेंसिटी की मैंने वाटर का, ये 1 पुट कर लें, है ना। जी को यहाँ नीचे ले आए और ये बन जाएगा 1 प्लस a/g, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो ऑलरेडी सीजीएस यूनिट में ही है, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। g की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, पर वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर लें, 980 कर लें, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करें, और सॉल्व करने पर इसकी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो अपने को जो ऑप्शन है वो मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से, जो कि है 4.15 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक से, हालांकि ये यूनिट एंड डायमेंशन है तो इसको यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक में पुट करना चाहिए, बट इसमें जो फॉर्मूला इन्होंने यूज़ करवाया है वो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ करवाया है। अगेन बहुत ही ईजी सवाल, आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में अपने को बोला गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है अपने को थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में थर्मल कंडक्टिविटी आता है उस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ मैं। तो अपने को पता है हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ते हैं तो कंडक्शन के थ्रू जो हम हीट करंट लिखते हैं, वो हीट करंट लिखने का तरीका होता है dq/dt हीट करंट इज इक्वल्स टू KA इंटू dt/dx। ऑफ कोर्स माइनस साइन होता है यहाँ पे, बट अपने को तो फिलहाल डायमेंशन निकालना है, तो मैं सिर्फ इस पे माइनस को भी इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये जो लिखा है बच्चों, ये मैंने लिखा है पावर, एक तरह से पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम है। तो इसका डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो इसका डायमेंशन होता है mL² T⁻³ आई होप ये बहुत ही आसान सी बात मैंने बोली है कि पावर का डायमेंशन लिखा है मैंने, है ना, जूल पर सेकेंड है ये हीट करंट जिसको अपन कहते हैं। ये कंडक्टिविटी, इसका डायमेंशन अपने को निकालना है, और इनका डायमेंशंस मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ से K का डायमेंशन आ जाएगा, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, A का डायमेंशन इज L², और ये dt/dx है, तो ये टेम्परेचर, इसका डायमेंशन K लिख लेता हूँ मैं, और ये dx ऊपर जाएगा और इसका डायमेंशन हो जाएगा L। तो इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट अपने को मिलेगा, ये L² कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट इज K का जो डायमेंशन आया दैट कम्स आउट टू बी m एंड K इनवर्स T⁻³ एंड दिस वुड बी L⁻⁴ ये डायमेंशन आया, जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 4 से। आप देख सकते हैं m L T⁻³ एंड K इनवर्स। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रेविटेशन का सवाल है, और इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में पुट किया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह है। तो इस सवाल में क्या है कि एक्स एक्सिस पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है और अपने को पोटेंशियल पूछा है, और अपने को मेंशन है कि इन्होंने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 माना है। तो बच्चों हम जानते हैं रिलेशन, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के चेंज में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। इसको अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू पुट करूँ, अच्छा E.dr को आई कैन राइट एज E/dx, ठीक है, इक्वल्स टू -dv, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँ E की वैल्यू को पुट करके, तो यहाँ से को मिलेगा ax/x² + a² 3/2 dx इज इक्वल्स टू -dv। इसको अपन इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल x दूरी पे Vx है
और यहाँ पे जो x दूरी पे और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं z मान लेता हूँ, तो आई कैन राइट 2x dx इज इक्वल्स टू dz। तो ये x dx को, यहाँ पे जो x dx वाली टर्म है, इसको आप dz पुट कर लें वहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dz, a कांस्टेंट है, dz बाई 2, x dx को dz बाई 2 पुट करना, तो यहाँ 1/2 भी आएगा, और ये बनेगा z की पावर 3, आप देख सकते हैं, ठीक है, 3/2, z की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने पे जब अपने को रिजल्ट मिलेगा, मैं लास्ट में लिमिट्स वगैरह पुट कर लूँगा। ये अब इससे अपने को मिलेगा a/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, z की पावर -3/2 लिखा हुआ है, तो ये क्या बचेगा आप चेक करो, ये नीचे आएगा 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस का साइन आएगा, और z की पावर 1/2 माइनस में आएगा, तो नीचे आकर के z की पावर 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो z है इसको वापस से पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने को मिलेगा -a/z, किसको माना था हमने, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लें, x की लिमिट्स पुट कर लें, x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी तक, x से इन्फिनिटी तक, है ना, और इसको बराबर किससे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन v बनेगा, एक माइनस v है, तो यहाँ पे ये फाइनली माइनस ऑफ, ये 0 पुट करने पे 0 आएगा, v आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 पुट किया 0 आया, ये बना -vx, ठीक है। तो एक अब क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे इसको जब लिमिट्स आप पुट करोगे, तो ध्यान से देखो, जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म पूरी 0 बनेगी, फिर एक आएगा एक माइनस, और एक माइनस के बाद फिर जब इसको x पुट करोगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो आप खुद से लिमिट्स पुट करके चेक करना, तो जो फाइनल रिजल्ट अपने को मिलने वाला है वो अपने को ये मिलने वाला है, a/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ओवर, दिस इज इक्वल्स टू vx। दिस इज द फाइनल आंसर विच यू विल गेट, जो कि मैच करेगा ऑप्शन नंबर 1 से, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें 2 डायमेंशन का सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसको हमने इजी वाली कैटेगरी में पुट किया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5j कैप, मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, और पार्टिकल ओरिजिन पे 0,0 पर है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, x और y में दोनों में एक्सेलरेशन है, अच्छी बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, और टाइम t इक्वल्स टू t पे t अननोन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 20 मेंशन्ड है, y कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है, y0 है, तो बेसिकली अपने को ये t और y0 निकालना है। इसमें x में अगर मोशन सोचे तो x में इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है, फाइनल कोऑर्डिनेट 20 है, तो डिस्प्लेसमेंट x में कितना हो गया 20, एक्सेलरेशन पता है x में, इनिशियल वेलोसिटी x में 0 है, तो अगर मैं x में इक्वेशन लगा लूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, x डायरेक्शन में, है ना। तो s डिस्प्लेसमेंट इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ एक्सेलरेशन इज 10, एंड टाइम निकालना है अपने को t स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, ये t स्क्वायर 4 के बराबर आ जाएगा, और t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अब y0 निकालने के लिए y डायरेक्शन में लगा लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में अगर लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन y equals to ut plus half at square, u is 5, t is 2, ut plus half a acceleration is 4, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन बच्चों वो 4 है, इंटू t का स्क्वायर। बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आएगा 18। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर मैच करेगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, 2 seconds एंड 18 मीटर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से। आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अपने कोई ग्राफ दे रखा है, जिसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रखी है इन्होंने, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट कर रखा है। ये फ्रीक्वेंसी है उस फोटोन बीम्स की या फोटॉन्स की जो इंसिडेंट की गई है प्लेट पर, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो जो हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है अपने को, इसमें अपने को बताना है कि इसमें मिनिमम एनर्जी क्या होगी जंक्शन की, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने को निकालनी है, वर्क फंक्शन निकालना है अपने को। देखो बच्चों ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी पे, जो फ्रीक्वेंसी दी है 5.5 × 10⁴ हर्ट्ज, इतने फ्रीक्वेंसी का फोटोन बीम अगर भेज रहे हैं अपन, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होने का मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, तभी हमें रिवर्स में पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 लगाना पड़ रहा है, मतलब रिवर्स में कोई पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ रहा उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 करने के लिए।
इसका मतलब है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट, कोई जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो होती है, जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ये होती है एच म्यू माइनस फाई। ये म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बीम जो आपने भेजा है, फाई होता है वर्क फंक्शन। ये जीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि एच म्यू की वैल्यू फाई के बराबर है। अपने को ये फाई फाइंड आउट करना है। अपने को म्यू और एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू पुट करें, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, हालांकि ये एच म्यू से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकालने की कोशिश करोगे कि जो ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है इसको आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 से डिवाइड कर लो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इससे जो रिजल्ट अपने को मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ईएमएफ चैप्टर से है, इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको इजी कैटेगरी में पुट किया हमने। इसमें क्या है, दो आर्क है अपने पास, और दोनों के कारण जो सेंटर पे, उनके कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका रेशियो अपने से पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो आर्क हैं उसमें करंट्स गिवन है 2 एम्पियर 3 एम्पियर। दोनों एंगल सबटेंडेड यहाँ पे निकाल सकते हैं। 90 डिग्री एक ये वाला एंगल है, तो ये जो सबटेंड करेगा ए वाला आर्क, वो 90 में से सबट्रैक्ट कर दो π/2, दैट इज 3π/2 एंगल सबटेंड करेगा। वैसे ही बी वाला जो आर्क है वो 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब जो सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल वो होगा 2π माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3। और दोनों का रेडियस भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर है। जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है किसी आर्क के कारण, उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2r इंटू θ/2π, जहाँ पे r रेडियस होता है उस आर्क का, थीटा एंगल सेपरेटेड एट सेंटर होता है। तो जो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन पुट करें, ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा μ0I, I इज 2 एम्पियर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है। थीटा जो सबटेंड कर रहा है एंगल वो होगा 3π/2 डिवाइडेड बाई 2π। वैसे ही बी का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो आएगा μ0, उसका करंट है बच्चों 3 एम्पियर, टू रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर है। जो एंगल वो सबटेंड करेगा दैट विल बी 2π, यहाँ 3 होना चाहिए, 2π माइनस π/3 है ना, 60 डिग्री है वो π/3 होता है, माइनस π/3 डिवाइडेड बाई 2π। अब बच्चों आप इसका रेशियो लोगे तो ये रेशियो लेने पे देखते हैं क्या आता है। μ0 से μ0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट कर लो, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज, यहाँ पे बच रहा है 3 इंटू 2 6 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 6π माइनस 5 माइनस पाई विल बी 5π, तो दिस कम्स आउट टू बी 6:5, जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से, 6:5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेव्स वाले चैप्टर से है, स्ट्रिंग वेव साउंड वेव वाले चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं 11th में, उनसे लिंक्ड है, और ये मॉडरेट सवाल है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसमें, इसको मॉडरेट कैटेगरी में हमने पुट किया है। तो देखते हैं सवाल में क्या है बच्चों। इस सवाल में दिया हुआ है कि किसी एक ट्रफ और किसी एक क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, और क्रेस्ट टू क्रेस्ट की डिस्टेंस 5 मीटर है। ध्यान रखिए ये ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिख रखा कि कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है, एक के बाद एक क्रेस्ट के बीच की दूरी 5 मीटर, ऐसा नहीं है, या ये ट्रफ और क्रेस्ट बिल्कुल एक के बाद एक अल्टरनेट वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई भी एक ट्रफ और कोई भी एक क्रेस्ट के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। तो बेसिकली अपने को इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस से जैसे क्रेस्ट टू क्रेस्ट है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो या तो लैम्डा होगी या तो वो 2 लैम्डा होगी, दैट मीन्स वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगी। तो मैं बोल सकता हूँ क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो है वो दूरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी है, उसको मैं n2 एज्यूम कर लेता हूँ, n2 इंटू लैम्डा है, ये 5 मीटर के बराबर। एक क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस अपने को दी हुई है, वो या तो ये वाली हो सकती है या तो ये वाली हो सकती है, मुझे नहीं पता, तो जो भी होगी वो n टाइम्स लैम्डा होगी, तो n2 मैंने मान लिया। अच्छा, ट्रफ टू क्रेस्ट की जो बीच की दूरी होती है वो या तो λ/2 होगी, या वो लैम्डा प्लस λ/2 होगी, 3 λ/2 है ना, या फिर वो ऐसा बोल सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 1.5 मीटर है दैट इज नथिंग एल्स बट सम ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। ठीक है, अब यहाँ पे n2 और n1 इंटीजर्स हैं, ध्यान रखें n1 n2 आर इंटीजर्स। मैं इनको डिवाइड कर दूं, अगर इफ यू डिवाइड दीज टू तो अपने को क्या मिलता है चेक करते हैं। इसको डिवाइड किया इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से अपने को मिलेगा ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 n2 में रिलेशन मिल जाएगा, तो ये अपने को मिलेगा 3/2 n2
इज इक्वल्स टू 10n1 प्लस 5, और एक 2 पहले से भी है तो ये 2 और ये 3/2 का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। फाइनल रिलेशन n2 n1 में ये मिलेगा। अब अलग अलग n1 की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं कि क्योंकि n1 और n2 दोनों इंटीजर होने हैं, तो n1 को अलग अलग इंटीजर पुट करके देखते हैं और देखते हैं n2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या आती है। अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ n2 की भी इंटीजर आएगी तब तो वो n1 की वैल्यूज़ एक्सेप्ट होंगी। अगर n2 की जो इंटीजर वैल्यूज़ पुट करने पे n2 हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है, वो हम वैल्यूज़ n1 की इंटीजर वैल्यूज़ नहीं ले सकते। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेट अस एज्यूम कि n1 की वैल्यू 1 है ना, तो 1 यहाँ 1 पुट किया, तो n1 की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो n2 क्या मिलता है चेक करते हैं। 1 पुट करने में 15/3, तो n2 विल कम आउट टू बी 5। ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि n1 इंटीजर है, n2 भी इंटीजर है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा आप वो यहाँ से निकाल सकते हो। n2 की वैल्यू 5 आ रही है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अब n2 को आप 2 पुट करो 3 पुट करो, उस दोनों ही केस में आप चेक करो तो आपको दिखाई देगा कि n2 आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, मतलब n1 की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, n1 की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट n1 की वैल्यू को 4 फिर से पुट करने पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, इसको 4 पुट करो तो ये 45 बनेगा, 45/3 विल बी 15, दैट मीन्स n2 विल कम आउट टू बी 15। तो करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिलेगा n2 का 15 पुट करो तो ये मिलेगा 1/3 के बराबर, 1/3 के मीटर के बराबर। तो करस्पॉन्डिंग इस तरह की वैल्यूज मिलेगी। तो इससे अगर अपना ऑप्शन चेक करें बच्चों, इसमें जो ऑप्शंस अपने पास हैं तो इससे आप देखो कि लैम्डा की जो वैल्यूज में मैच कर रही है 1,1/3, ये 4th ऑप्शन में है, इसलिए अपना आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11th में अपने को क्या है, एक बार मैग्नेट दिया। ये क्वेश्चन जो है वो मैग्नेट वाले चैप्टर से, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से बार मैग्नेट पे सवाल है, जो कि अगेन एक इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है। इस क्वेश्चन में अपने को एक बार मैग्नेट दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू 0.06 टेस्ला है उसमें पुट किया हुआ है, और टॉर्क की वैल्यू दिया हुआ है कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है इतने के बराबर। और अपने से पूछा गया है कि इसको स्टेबल से अनस्टेबल वाले इक्विलिब्रियम में लेके जाने में क्या एक वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, स्टेबल कंडीशन तब होती है जैसे इसको हम एक डाइपोल की तरह मान सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल B एंड M व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -m.b, और इस समय दोनों के बीच का एंगल 0 है तो इस केस से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mb माइनस में, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट होता है डाइपोल 180 डिग्री पे, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें अपन -m.b से, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो एक माइनस उसके कारण भी आएगा और ये बनेगा mb। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है, अगर आपको थ्योरी पता हो इसकी, तो म्यू मिनिमम होता है स्टेबल कंडीशन में, यू मैक्सिमम होता है अनस्टेबल कंडीशन में। तो अगर कोई वर्क पूछे तो हम बोल सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये वर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 mb के बराबर, यू फाइनल माइनस mb, तो प्लस mb हो जाएगा, वो 2 mb बनेगा। तो बेसिकली वी नीड द वैल्यू ऑफ 2 m एंड b। तो 2 एक कांस्टेंट है, m की वैल्यू अपने को पता नहीं है, b अपने को सवाल में मेंशन्ड है। m निकालने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन अपने को दी है कि इस वाले कंडीशन में जब वो 30 डिग्री पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से, उस वक्त उस पर टॉर्क दिया हुआ है। जब हम डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो लगता है mb sin थीटा, और उसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 0.018। आपको m की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू सवाल में मेंशन्ड है, थीटा 30 डिग्री है, यहाँ से m की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर आप पुट करें, आपको वर्क डन मिल जाएगा। और इससे जो आंसर मैच करेगा वो ऑप्शन वाइज अगर अपन चेक करें तो इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 4 विच इज 7.2 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे, और कोलिजन मिक्स करके अच्छा बढ़िया कॉम्बो है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान ही है बट स्टिल वी विल पुट इट इन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी। सवाल में ऐसा दे रखा है कि m/2 मास है जो कि v0 स्पीड से जा रहा है और m/3 वाले वेलोसिटी से टकराता है, और कोलिजन इलास्टिक है। अपने को इसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये ए पार्टिकल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या चेंज आया ये अपने को निकालना है। तो बच्चों जैसे कि अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले जो वेलोसिटीज़ हैं, कोलिजन के पहले ये एक सिनेरियो है, कोलिजन के बाद की अगर बात करें तो लेट अस अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी va है और इस वाले की वेलोसिटी vb है। कोलिजन के बाद इसका मास है m/2, इसका मास है m/3। तो यहाँ पे अपन ऐसे देख सकते हैं कि इसके लिए अगर देखें तो क्या आएगा मोमेंटम m/2 इंटू v0, और इसका हो जाएगा 0। दिस विल बी इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ मैं एक्स डायरेक्शन में,
तो इसके लिए फाइनल मोमेंटम लिखूंगा m/2 इंटू वी ए प्लस m/3 इंटू वी बी। एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब हम ई की इक्वेशन लिख लेते हैं। कोलिजन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 होगी, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन होता है कोलिजन के बाद, और वो होगा वी बी माइनस वी ए के इक्वल अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि वी नॉट के बराबर होगा। बच्चों यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें और वी ए निकालें, मतलब ए की फाइनल जो वेलोसिटी है वो ए की वैल्यू आपको मिलेगी वी नॉट बाई 5। ये कैलकुलेशन आप खुद से करें। तो अब हम इसका फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं। मैं इसका अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते कैसे हैं अपन, तो h अपॉन मोमेंटम कर दो, तो ये होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। तो इनिशियल लिखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियल, तो वो होगा h अपॉन ए का इनिशियल मोमेंटम। ए का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m/2 वी नॉट, ठीक है। वैसे ही लैम्डा फाइनल, इसका फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखें तो होगा h अपॉन मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम फाइनल कितना होगा, इसका मास है m/2 और वेलोसिटी है v0/5। तो ये हो गया बच्चों इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हो गया फाइनल। डिफरेंस निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट डिफरेंस, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल। तो अगर वो हम देखें, अच्छा इसी को इन्होंने लैम्डा नॉट, इनिशियल डी ब्रॉगली को इन्होंने लैम्डा नॉट भी बोला है, तो ये एक्चुअली कितने के बराबर है, 2h अपॉन एम वी नॉट है ना। इसी को इन्होंने लैम्डा नॉट बोला है ना, लैम्डा नॉट। तो और फाइनल वाला जो है वो क्या चेक करें, तो वो है 10 अपॉन एम वी नॉट, है ना। तो डिफरेंस लेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 8, यहाँ h भी है, 8h अपॉन एम वी नॉट, जो कि इनिशियल वाले का 4 टाइम्स है, आप देख सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस 4 टाइम्स लैम्डा नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि मैच करता है ऑप्शन वाइज। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 से कि चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 4 टाइम्स इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये ईएमआई चैप्टर्स हैं बच्चों। इट इज़ अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक बार मैग्नेट को कांस्टेंट स्पीड से अंदर लेके जा रहे हैं, फिर ये कुछ देर तक अंदर मूव कर रहा है, फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो जब ये एंटर कर रहा होगा तो अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और इस वाले केस को और इस वाले केस को पहले कंपेयर करें तो यहाँ पे यही फ्लक्स जो है, ये वाला फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये फ्लक्स जो डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जो इंडक्शन इसमें होगा वो इस फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जबकि इस केस में इस डायरेक्शन वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए करंट फ्लो करेगा। तो ये बात होता है कि इस वाले केस में और इस वाले केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। और जब ये मिड में है बार मैग्नेट, तो उस समय फ्लक्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फ्लक्स थ्रू कॉइल विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस समय कोई भी इंडक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं ए और सी में जो करंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और बी वाले केस में करंट 0 होगा। तो जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। अगेन इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, अ बिट ऑन मॉडरेट साइड। इसमें अपने को क्या बोल रहा है कि एक सर्किट में ये 3 वोल्ट की बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है और एक ये नॉन रेजिस्टेंस एक्सटर्नल R है, और इसमें पावर अपने को कितना डिसिपेट हो रहा है क्वेश्चन में गिवन है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है 2.5 टर्मिनल पोटेंशियल, वो अपने को गिवन है 2.5 वोल्ट। इसके अक्रॉस बोलो या इसके टर्मिनल पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस। अपने को क्या निकालना है कि इसके थ्रू कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, ये निकालना है। देखो बच्चों ये दोनों सीरीज में, दोनों में करंट सेम होगा, तो मैं सकता हूँ इसमें जो पावर होगा वो होगा I² कैपिटल R, और इसमें जो पावर होगा वो होगा I² स्मॉल r। इनका अगर रेशियो आप देखोगे ना, पावर इन कैपिटल R अपॉन पावर इन स्मॉल r, ये जो रेशियो होगा दैट वुड कम आउट टू बी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है कि इसमें अपने को R/R का अगर रेशियो मिल गया तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो R/R का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, KVL से आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो 0.5 अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम लिख सकते हैं, अब ये दोनों सीरीज में है, दोनों में करंट सेम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, I इंटू कैपिटल R, जो कि 2.5 के बराबर है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू स्मॉल r, जो कि 0.5 के बराबर है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है R, पोटेंशियल का जो रेशियो है वो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के बराबर आएगा, और वो 5:1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे से R अपॉन R का रेशियो निकाल के यहाँ 5 पुट कर लें आप, और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ PR की पावर आप पुट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है 0.5, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको ये P स्मॉल r मतलब पावर इन स्मॉल r की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑप्शन वाइज अगर अपन चेक करें पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो 4th ऑप्शन यानी 0.1 वॉट के बराबर आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से,
और ये क्वेश्चन को हम मोडेड कैटेगरी में पुट करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है m मास का जो v स्पीड से जा रहा है और हर ब्लॉक के साथ उसका कोलिजन जो होना है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होना है। जब फाइनली 8m वाला ब्लॉक चल पड़ेगा तब तक में क्या परसेंटेज लॉस एनर्जी में हुआ ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो जो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो है हाफ mv², और फाइनल जब 8m चलने लग जाएगा तब का मुझे अगर कंबाइंड स्पीड निकालना है, क्योंकि हर एक बॉडी इसके साथ इसका कोलिजन होगा, ये दोनों साथ में चल रहे होंगे, फिर इस दोनों का मिला के इसके साथ कोलिजन होगा, फिर तीनों साथ में चल रहे होंगे, क्योंकि हर बार E की वैल्यू 0 है, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो फाइनली जब ये चारों मिलकर के 8 से टकराएंगे तो 8 और ये चारों ब्लॉक सब मिलकर इकट्ठा पांचों ब्लॉक साथ में चलेंगे, और वो जो स्पीड होगी वो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा m × v, और फाइनली जो पूरा कंबाइंड मास होगा वो हो जाएगा 16m। आप देख सकते हैं ये 10m, 14m एंड 16m, 16m × v फाइनल। तो जो v फाइनल यहाँ से आएगा वो v/16 के बराबर आएगा, v/16 के बराबर आएगा v फाइनल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूँ ke फाइनल, दैट कम्स आउट टू बी हाफ टोटल मास इज 16m × v इज v/16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस जो होगा काइनेटिक एनर्जी का उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो थी इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ mv² माइनस फाइनल एनर्जी इज हाफ 16m × v/16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी विच इज हाफ mv²। इसमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नियरली, इसका आंसर आएगा 93.75%, विच मैचेस विथ 94%, और जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये कैलोरीमेट्री हीट का सवाल है। अगेन इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल रहे हैं, हालांकि सवाल बहुत ही इजी है, बट जस्ट बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो इसको इजी टू मॉडरेट में हम पुट कर रहे हैं। बच्चों इसमें क्या है कि 100 ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने मिक्स किया है 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी। तो ये पूरा 200 ग्राम जो पानी का है ये 0 डिग्री सी तक आते आते जो भी हीट लूज करेगा वो यूज होगा इस आइस को मेल्ट करने में, और अपने को यही निकालना है कि कितना ग्राम आइस का मेल्ट हुआ होगा। तो लेट अस से m मास इसका आइस का मेल्ट हो गया होगा, और मेल्टिंग के कारण जो भी इसका हीट गेन होगा उसको हम लिख सकते हैं m × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और ये हीट इसको मिली कहाँ से, वो 200 ग्राम पानी जो 25 से 0 डिग्री पे आया है उसके कारण जो हीट लॉस का मैग्नीट्यूड होगा वो ms डेल्टा t से अपन लिख सकते हैं। तो मास इज 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये जूल में दिया हुआ है। अच्छा, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो आप, और इसको लिख लो 4200, ठीक है। डेल्टा टी 25 हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ भी लेटेंट हीट को आप ऐसा यूनिट में रखना, तो ये 3.4 दिया हुआ है, एल की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये 3.4 × 10⁵ दिया हुआ है। इससे m जो आएगा बच्चों वो केजी में आएगा, और आपको जो आंसर दिए हुए हैं वो ग्राम्स में दिए हुए हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आप 1000 मल्टीप्लाई करें, और इसको सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 61.7 ग्राम, जो कि मैच करता है ऑप्शन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन ऑफ मॉडरेट कैटेगरी, ये काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स है, बहुत सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन का सवाल है ये। इसमें क्या है बच्चों कि एक बॉल को रिलीज़ किया हमने h हाइट से, और वो बॉल ऐसे डिसेंड हो रहा है, और ग्राउंड से टकराने के बाद या जो भी वुडन फ्लोर है उससे टकराने के बाद ये h/2 हाइट तक ऊपर जाता है और फिर रुक जाता है। तो अपने को जिसमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ चूज़ करना है, 4 ग्राफ दिए हैं, v वर्सेस h ग्राफ इसमें से चूज़ करना है अपने को। हाइट इसका ग्राउंड से h हाइट है, और उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ जब वो नीचे जा रहा है उस वक्त के लिए, तो v² = मैं 2gh लिख सकता हूँ। h जो है वो ग्राउंड से हाइट है, तो डिस्प्लेसमेंट लेटस से लिखना हो, यहाँ पे 2gh में 2gs होता है एक्चुअली, है ना, v² u² 2as, तो 2as ये लिखा है इक्वेशन मैंने। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूँ, ग्राउंड से हाइट लेटस से इसका इस समय स्मॉल h है, ग्राउंड से हाइट, है ना, और ये ओवरऑल हाइट h है, कैपिटल H। तो इस s को मैं लिख सकता हूँ v² = 2gh - h, ठीक है। तो बच्चों ये जो आएगा ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और आप देख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव होगी। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना स्टार्ट करूं तो ये h हाइट से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है इस वक्त, और फिर जैसे जैसे इसकी हाइट ग्राउंड से कम हो रही है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और जैसे ये टकराएगा इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी स्पीड, और फिर वापस से ये पैराबोलिक ग्राफ फॉलो करते हुए h/2 हाइट तक जाएगा, और इसकी स्पीड फिर से 0 हो जाएगी। पैराबोलिक ग्राफ बनाया मैंने क्योंकि ये y² = 2ax इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, और एक माइनस साइन आ रहा है इसलिए वो
ऐसा पैराबोला बन रहा है। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं इजी कैटेगरी में पुट करना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक 4q और एक -q, जिसको एक ओरिजिन से d/2 दूरी पे रखा है, कि नेगेटिव में d/2 पे रखा है यहाँ पे 4q को, और एक पार्टिकल है जिसको चार्ज q को यहाँ से यहाँ अपन लेके जा रहे हैं सेमी सर्कल के अलॉन्ग, और पूछा है उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछा गया, फाइंड द एनर्जी ऑफ चार्ज। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। यहाँ पे हम कुल मिला के पोटेंशियल देखें दोनों चार्ज की वजह से, और यहाँ पे भी दोनों चार्ज का पोटेंशियल देखें, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कम है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। लिख के देख लेते हैं, इस पॉइंट को मैं P पॉइंट बोल लेता हूँ, इसको Q पॉइंट बोल लेता हूँ। तो पोटेंशियल एट P अगर मैं लिखूंगा तो इसकी वजह से होगा K4Q/d/2, और इसकी वजह से होगा -KQ/d/2, और Q पे पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो इसकी वजह से होगा K4Q/d/2 + d विच इज 3d/2, एंड इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होगा -KQ/d/2। आप देख सकते हैं -Q की वजह से तो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ सेम ही है। आप देख सकते हो बच्चों कि ये वाली टर्म दोनों में सेम ही है, और इस वाली टर्म की बात करें तो ये टर्म ज़्यादा है, ये टर्म कम है, तो फाइनल पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी उसकी, और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। या एनर्जी आप सोच सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, उसी सेम अमाउंट से एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी जितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो इनका डिफरेंस ले लें और Q से मल्टीप्लाई कर लें, पोटेंशियल का डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इनका डिफरेंस लेकर के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा K4Q कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा, D भी कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे बन जाएगा ये 2/3, ठीक है। इसमें Q और मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन रहा है, देखो 6 - 2 इज 4/3 है ना, तो K4Q × 4/3/d × Q। K को आप चाहो तो 1/4πε0 लिख लो, 1/4πε0, इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर 4q² बन रहा है, नीचे 3d4πε0 बन रहा है, 3d πε0 बन रहा है, जो कि अपन ऑप्शन वाइज अगर चेक करें तो ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 से, जो कि अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पूछ रखा है इसमें। इसको हम इजी कैटेगरी में डालना चाहेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि दो शीट्स हैं अपने पास, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसका चार्ज डेंसिटी -σ, इसका चार्ज डेंसिटी +σ है, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसमें भी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे ड्रॉ करने को बोला है अपने को। तो मैं यहाँ पे किसी रैंडम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर देखूँ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा और यूनिफॉर्म होगा। इसकी वैल्यू होगी सिग्मा माइनस जो भी है अपॉन 2ε0 इस तरफ, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो अवे फ्रॉम द शीट होगा, और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा प्लस अपॉन 2ε0। तो ये हर जगह फील्ड की वैल्यू यही होगी, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट शीट, और इसके कारण भी फील्ड हर जगह इस तरह से होगी। इस तरफ अगर अपन देखें तो उस फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइंस फील्ड दिखेंगी इस तरह से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 में है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसका अल्फा देखूँ tan अल्फा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगा E सिग्मा प्लस अपॉन E सिग्मा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा माइनस, और इसका रेशियो लेने पे ये दो रेशियो आएंगे, 2ε0 का कट जाएगा और ये अपने को मिलेगा सिग्मा प्लस अपॉन सिग्मा माइनस। ऑफकोर्स दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये tan अल्फा 1 से ज़्यादा आएगा, यानी अल्फा 45 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 45 से जो ज़्यादा एंगल बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 19 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बच्चों। ये सेमीकंडक्टर्स का सवाल है, जीनर डायोड वाले सब टॉपिक से, और अगेन ये इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है। इसमें क्या है, अपने को ऐसे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2 जीनर डायोड्स हैं ऐसे, और यहाँ पे रेसिस्टेंस के थ्रू इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये बेसिकली ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे अपने को आउटपुट वोल्टेज का प्लॉट चूज़ करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जैसे जब ये पॉजिटिव साइकिल रहेगा, ये पॉजिटिव साइकिल जब रहेगा तो ये वाला हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा पीएन जंक्शन, और ये रिवर्स बायस हो जाएगा पूरे पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो पूरे पॉजिटिव साइकिल में ये जो है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो उसको ऐसे कनेक्टिंग वायर अपन ऐसे मान सकते हैं। तो जो भी यहाँ पोटेंशियल है वैसा ही ट्रेंड यहाँ पे इसके अक्रॉस आ रहा होगा रिवर्स में। अब क्या है, जैसे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर आप देखोगे किसी भी पीएन जंक्शन का, तो ये कुछ ऐसा होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, कि वोल्टेज इंक्रीज करो, उसके बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीच करने के बाद वो
फिक्स हो जाता है वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। और ये जीनो डायोड एक्चुअली ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम करता है। जीनो डायोड में क्या होता है कि जब वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच जाता है उसके बाद वोल्टेज इसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाता है। तो पॉजिटिव साइकिल में होगा क्या, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल रहेगी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, इसको तो कनेक्टिंग वायर की तरह ट्रीट कर लेंगे, लेकिन ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ रहा होगा, तो वैसा ही ट्रेंड अपने को आउटपुट मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल बढ़ते 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 6 के आसपास पहुंचेगा, इसका ब्रेकडाउन रीच हो जाएगा और यहाँ के इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 6 के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक ये वैल्यू 6 या उससे ज़्यादा रहेगा तब तक ये ब्रेकडाउन मोड में रहेगा, मतलब इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वाले लिमिट के लिए 6 से बढ़ते बढ़ते 10 पहुंचेगा और फिर 10 से कम होते होते वापस 6 आएगा। इस पूरे टाइम पीरियड के लिए, इस पूरे टाइम के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा तो आउटपुट भी कुछ ऐसा बनेगा कि पहले ये इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर जैसे ये 6 से डिक्रीज करने लगेगा तो करस्पॉन्डिंगली वैसा ही वोल्टेज अपने को फिर यहाँ पे मिलेगा और ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। एंड सिमिलरली दिस विल बी रिपीटेड इन डाउनवर्ड साइकिल ऑल्सो। डाउनवर्ड साइकिल में होगा क्या, इस बार ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो इसके लिए भी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा पोटेंशियल, लेकिन जैसे जैसे इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी और वो 6 को क्रॉस करेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो नीचे वाले साइकिल में भी ऐसे ही एक कांस्टेंट हमें को ग्राफ मिलेगा 6 वोल्टेज के बराबर थोड़ी देर के लिए। तो अगर अपन ऑप्शन वाइज चूज करें तो एक ही ऐसा ग्राफ है जिसमें ऊपर नीचे दोनों में कांस्टेंट अपने को कुछ टाइम इंटरवल के लिए मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से सवाल है। ये सवाल को मैं मॉडरेट टू टफ के बीच में रखना चाहूँगा। ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा मैनिपुलेशन सब बेस्ड है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ मेंशन्ड है 1 सेंटीमीटर। इसकी ट्यूब लेंथ आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सवाल में। ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है और ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है वो 100 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या बोल रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो आईपीस से 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। लेटर से ये फाइनल इमेज है और यहाँ से ये 25 पर है, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। अपने को बताना आईपीस का फोकल लेंथ क्या है। देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव से x दूरी पे रखा हुआ है और इससे जो इमेज बन रही है वो यहाँ से v1 दूरी पे बन रही है। तो इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1/v1 माइनस -1/x। x ये डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेट -x हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, इस x को अगर उधर भेज दें अपन तो यहाँ से v1 की वैल्यू आती है 1 - 1/x विच इज x - 1/x। ये होगा v1, है ना। अच्छा, अब ये v1 आ गया यहाँ से। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहूँ बस मॉड मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का, तो आई कैन राइट इट टू बी v1/x का रेशियो। तो v1/x का रेशियो, तो ये क्या आएगा v1/x का रेशियो अगर अपन निकालें यहाँ से अपन देख सकते हैं तो ये आ जाएगा v1/x, तो ये आ जाएगा 1/x - 1। मैग्नीट्यूड जो आएगा मैग्निफिकेशन का ये आएगा, इसको m1 का मॉड बोल सकते हैं अपन, m1 का। हालांकि वैसे तो वो v1/x माइनस v1/u1 लिख करके अपन निकालते हैं, लेकिन अभी मॉड निकाल रहा हूँ सिर्फ मैं, तो यहाँ पे इसका भी मैग्नीट्यूड पुट कर लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड पुट कर लिया और ये वैल्यू आ गई अपने पास मैग्निफिकेशन की। अच्छा, अब ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसके लिए जो u होगा वो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस आप देख सकते हो बच्चों, ये पूरा 20 है और इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ये पूरा 20 है और ये है v1, तो ये दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा 20 - v1, है ना। कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। इसके लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके लिए फाइनल इमेज अपने को पता है कि इस तरफ 25 पे बनेगा, मतलब -25। इसका फोकल लेंथ अपने को पता नहीं है और इसके लिए जो u है वो है -20 - v1। अच्छा, अगर इसी केस से मैं मैग्निफिकेशन देखता तो कितना आता, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर मैं देखता तो वो आता 25 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 - v1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट था इसलिए माइनस लगाया है और इसमें माइनस एक और मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। तो ये हो गया बच्चों इसका मैग्निफिकेशन और ये इसको मैं m2 का मॉड बोल सकता हूँ, है ना। तो m2 का मॉड इंटू m1 का मॉड इज ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो कि 100 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 25/20 - v1 इंटू यहाँ से जो आ रहा है ये 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है मैग्निफिकेशन। अच्छा, इस v1 की वैल्यू आप चाहो तो ऐसे उठा लो, v1 की वैल्यू हो जाएगी x/x - 1 है v1 की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर लो 25/20 - x/x - 1 इंटू 1/x - 1 इक्वल्स टू 100। बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 81/76।
सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके v1 निकाल लो पहले तो, v1 की जो वैल्यू थी यहाँ से, और v1 की वैल्यू यहाँ पुट करके ये u निकाल लो। इस लेंस के लिए u पता है, इस लेंस के लिए v पता है, और फिर इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ तो आपको इसका फोकल लेंथ मिल जाएगा जो कि अपने को निकालना है। और यहाँ से जो फोकल लेंथ का वैल्यू निकल के आएगा वो नियरली, जो ऑप्शन वाइज अगर अपन चेक इसकी जो वैल्यू चेक करें तो ये 4.48 के बराबर आती है, नियरली 4.48 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आरबीडी का सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। इसको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में पुट करना चाहेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है और थोड़ा ये इसमें मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका मास m है, गिवन है, और ऐसा बोला गया कि इसके सेंट्रॉइड के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I0 है। I0 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसका मास m है। और अगर हम ADE पार्ट को हटा दें तो बचे हुए पार्ट का इसी सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों इसमें अगर हम ऐसे सोचें कि अगर इस पूरे ट्रायंगल का मास m है और इसका एज लेंथ हालांकि दिया नहीं, मैंने l मान लिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंट्रॉइड वाले एक्सिस के अबाउट दैट कैन बी ट्रीटेड टू बी प्रोपोर्शनल टू ml स्क्वायर, और इट कैन बी ट्रीटेड टू बी इक्वल टू k टाइम्स ml स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं ये सोचूं कि इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, ऐसे ये सब इक्वल पार्ट्स हो गए, ये जो सेंट्रॉइड है पूरे ट्रायंगल का वही सेंट्रॉइड होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल का। ये हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आप तो चेक कर सकते हो कि जैसे सेंट्रॉइड से जो दूरी होती है वर्टेक्स की वो होती है एज लेंथ अपॉन √3, तो ये जो लेंथ आएगी वो आएगी एज लेंथ अपॉन √3। अब ये L लेंथ है, ये आएगी L बाई √3। अब यही पॉइंट इस वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। वो कैसे आप चेक कर सकते हो कि इसका एज लेंथ कितना है L बाई 2, तो इसके वर्टेक्स से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए थी, वो आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, वो दूरी आएगी L बाई 2 √3, मतलब इस ट्राइंगल का एज लेंथ अपॉन √3। मतलब ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड है और छोटे वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड है। तो मैं छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी इसी तरीके से लिख सकता हूँ, इसका मास हो जाएगा m बाई 4 क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में m को बांटा है मैंने, और इसका एज लेंथ हो जाएगा L बाई 2। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैं I डैश बोल लेता हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DEF वाले का इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ k टाइम्स m बाई 4 इंटू L बाई 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपने फॉलो किया होगा कि इसका मास इंटू एच लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शन बोला, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ भी k के बराबर आएगा। अब क्या है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका जो होगा और इसका जो होगा, ये जो साइड के 3 पार्ट्स हैं इसके अबाउट, वो इसका जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। तो मैं इसको x बोल देता हूँ, x इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट सेंट्रॉइड, इसका भी x हो जाएगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका भी x हो जाएगा। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I0 था इसके अबाउट, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x x x, इस तीनों का इसके अबाउट x है तो 3x प्लस इस छोटे वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो कि होगा I डैश, और सब मिला के I0 के बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये I डैश को आप चाहो तो I0 के टर्म्स में लिख सकते हो। I0 के टर्म्स में आप क्या लिखोगे, k ml स्क्वायर बनेगा ऊपर और नीचे 16 बनेगा, तो यू कैन राइट इट इक्वल टू I0 अपॉन 16। तो ये आएगा 3x प्लस I डैश की हो जाएगी I0 अपॉन 16 इक्वल्स टू I0। यहाँ से x की जो वैल्यू आती है ये बनेगा ऊपर 15 I0 बाई 16, आप चेक कर लो, अपॉन 3, दिस इज 5 I0 बाई 16, ये x की वैल्यू आई। अब अपने को निकालना क्या बच्चों, इतने से पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पॉइंट के अबाउट, वो क्या होगा, इसका है x इस वाले पॉइंट के अबाउट, इसका भी है x इस वाले पॉइंट के अबाउट, और इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट I डैश है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2x प्लस I डैश, और 2x की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू x की वैल्यू है 5 I0 बाई 16, ये बन जाएगा 10 I0 बाई 16 प्लस I डैश की वैल्यू है I0 बाई 16। देखो बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 10 I0 बाई 16, ये है I0 बाई 16 विच गिव्स अस 11 I0 बाई 16। तो I0 बाई 16 का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 11, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन ये आरबीडी का सवाल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है, एंड वी विल लाइक टू पुट इट इन मॉडरेट कैटेगरी। तो बच्चों इसमें क्या है कि 2 डिस्क है, एक स्टेशनरी है जिसका मास m है, रेडियस r बाई 2 है, एक और डिस्क है जो कि घूम रहा है ω1 एंगुलर वेलोसिटी से, इसका मास m है, रेडियस r है, दोनों कोएक्सियल हैं। अभी इस डिस्क को इसके ऊपर जेंटली रख दिया और फाइनली दोनों सिमिलर सेम ओमेगा से घूमने लग जाएंगे। तो अपने को इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस परसेंटेज निकालना है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों सिर्फ इसकी होगी, इसकी तो 0 है, तो ½ I
इस ये आई की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क है तो इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होगा इंटू ओमेगा वन स्क्वायर, ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये हो गया के ई इनिशियल, ठीक है। अच्छा, के ई फाइनल निकालने के लिए मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा, और ओमेगा निकालूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0 इस वाले डिस्क का, और इसका आई ओमेगा होगा इस ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो आई होगा इसका एम आर स्क्वायर बाई टू और ओमेगा इसका ओमेगा वन। दिस विल बी इक्वल्स टू, इस वाले केस की अगर बात करें तो इस वाले केस में जो कंबाइंड आई है वो है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम बाई टू एक का मास है, उसका भी रेडियस लेकिन आर ही है, तो आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप रेडियस आर बाई टू दिया है, तो एम आर, अच्छा यहाँ पे आर बाई टू का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आएगा बेसिकली, ठीक है। ये हो गया फाइनल आई इंटू ओमेगा फाइनल, तो यहाँ से ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो आप। बेसिकली अगर ये आई है ना तो ये आई है और ये आई बाई 4 लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे कट करके यहाँ पे आई लिख के कट कर लूँगा। आई लिखा है इसको मैंने ओमेगा वन, और ये आई प्लस आई बाई 4 विल बी 5 आई बाई 4 इंटू ओमेगा। बच्चों यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 4 ओमेगा 1 बाई 5। अब अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूँ के ई फाइनल, तो वो कितना आएगा, हाफ नेट इसका जो आई है वो है आई प्लस आई बाई 4 विच इज 5 आई बाई 4, इसको 5 आई बाई 4 लिख देता हूँ, इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, फाइनल ओमेगा इज 4 ओमेगा 1 बाई 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आई चाहो तो लिख लो आप, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल पता है, आपको लॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनिशियल वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओमेगा 1 का स्क्वायर, और वहाँ पे जो फैक्टर्स बच रहे हैं हाफ और आई कॉमन आ चुका है, जो फैक्टर्स बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं हम चेक करते हैं। ओमेगा 1 के स्क्वायर के साथ वहाँ पे आ रहा है 16 बाय 5, आप चेक कर सकते हो, एक 5 यहाँ पे स्क्वायर बनेगा 5 का, और इस 5 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं इनिशियल आई से भी डिवाइड कर दूँ, हाफ आई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर इंटू 100, और यहाँ से मैनिपुलेट करें ओमेगा 1 स्क्वायर को आप बाहर निकाल के यहाँ से कट कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 16 बाई 5। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में हो सकता है एरर हुई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे जो 5 आई, ये 4 नहीं सही है, यहाँ तक तो 5 बाई 4 है ये, और ये 16, ये एक 4 यहाँ पे छूटा है, ये 4 है ना, इस 4 को आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे भी 4 बचेगा। एक्चुअली जब ये 4 को स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, और इस 4 से कट होने के बाद वो 4 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये बचेगा 1 बाई 5, और इंटू 100 करने के बाद ये आएगा 20%, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बच्चों। अगेन ये केटीजी थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। अगेन ये इजी टू मॉडरेट के बीच में ऐसा मान सकते हैं। इसमें क्या, एक वेसल है जिसमें मोनोएटमिक गैस है 0.1 मोल 200 केल्विन पे, और वही सेम गैस हमने 400 केल्विन 0.05 मोल उसमें मिक्स किया है, और फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है ना। तो इसमें कोई हीट दिया हमने, और ये रिजिड कंटेनर, इसमें ना ही कोई वर्क होना है। तो मानते हो इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल और इंटरनल एनर्जी फाइनल को हम बराबर लिख सकते हैं। तो मैं इंटरनल एनर्जी इनिशियल लिखता हूँ, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को लिख सकता हूँ NCV इंटू टेम्परेचर के यूज से। तो अगर मैं इनिशियल लिखूँ इंटरनल एनर्जी इस वाले गैस की, तो मैं लिखूँगा 0.1 CV जो भी है इसका इंटू 200, प्लस इस वाले गैस का अगर मैं लिखूँ तो लिखूँगा 0.05 CV इंटू 400, और इसको फाइनल इक्वल करूँगा फाइनल इंटरनल एनर्जी के। लेट अस अज्यूम कि फाइनल टेम्परेचर पूरा T हो चुका है, तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी इस वाले गैस की वो होगी 0.1 CV इंटू टी, और उस वाले गैस की 0.05 CV इंटू टी। CV सेम ही होगा क्योंकि गैस दोनों सेम है, क्वेश्चन में लिख रखा है। तो यहाँ पे CV कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके यू कैन गेट द फाइनल टेम्परेचर, जो कि इक्वल आएगा 266.67 के आसपास। एनटीएन इसका आंसर 266 दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 बोर मॉडल का है, मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से। इट इज़ ऑल्सो अ मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज की मैक्सिमम लैम्डा वाली लाइन है और मिनिमम लैम्डा वाली लाइन है, उनका डिफरेंस 304 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और यही सेम डिफरेंस लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन का हमसे पूछा गया है पार्शियल सीरीज के लिए। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूले के मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होकर आ रहे हो, फाइनली वो n = 1 पे आ रहे हो।
तो मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ तब मिलेगा जब वो इन्फिनिटी से 1 पे आए। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लैम्डा निकालें, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिन, मैक्सिमम एनर्जी होगी इस केस में, ये लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से जब n1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे r फाइनली इसको 1 लिखूंगा, 1 माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 1 बचेगा, r के बराबर बचेगा, ठीक है। लैम्डा मिन की वैल्यू हो जाएगी 1/r। ये अभी हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी इक्वेशन में मैं मिनिमम एनर्जी देखूं तो 2 से 1 का जो ट्रांजिशन होगा वो मिनिमम एनर्जी का होगा और लैम्डा मैक्स होगा इसमें। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन तो क्या लिखूंगा, 1/लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल्स टू r, 1/n फाइनल इज 1 माइनस 1/4 विच इज 3r/4। तो करस्पॉन्डिंगली लैम्डा मैक्स जो मिलेगा बच्चों अपनों को वो में क्या मिलेगा, 4/3r। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो इसका डिफरेंस आएगा लैम्डा 304 के बराबर सवाल में दिया हुआ है, और वैसे यहाँ से देखें तो कितना है, इसको 3/3 लिख लो तो ये आएगा 1/3r, ठीक है, ये हो गया। अब सेम चीज़ अपन अगर करें पार्शियल सीरीज के लिए, पार्शियल सीरीज का मतलब होता है कि वो वेवलेंथ जो एमिट होंगी इलेक्ट्रॉन्स के डी एक्साइटेशन से जब इलेक्ट्रॉन्स n=3 पे आएंगे, तो इसके लिए भी लैम्डा मैक्स होगा जब यहाँ 4 से 3 का ट्रांजिशन हो। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स अगर निकालूं मैं सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले से, तो 1/लैम्डा मैक्स जो होगा पार्शियल सीरीज के लिए, उसके लिए ट्रांजिशन होगा r 1/3 दैट इज 1/9 माइनस 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16। तो ये 16 माइनस 9 7 बचेगा बच्चों, और यहाँ 9 × 16 आएगा नीचे और r। तो लैम्डा मैक्स करस्पॉन्डिंगली जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 7r/9 × 16, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली अब लैम्डा मिनिमम निकालें पार्शियल सीरीज का ही, तो यहाँ पे 1/लैम्डा मिन की बात करते हैं पार्शियल सीरीज के लिए। तो उसके लिए मिनिमम तब होगा जब हाईएस्ट एनर्जी हो, मतलब इन्फिनिटी से 3 पे आ रहा हो। तो इसके लिए जो इस वाले फॉर्मूले में n1 को मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, n फाइनल को 3 पुट कर दूंगा, तो दिस विल गिव मी r/9 और लैम्डा मिन की वैल्यू हो जाएगी 9/r। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस लूंगा अगर लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स का, क्या मिलता है चेक करते हैं। 7r/, ये लैम्डा मैक्स था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, ये लैम्डा मैक्स को इन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 1/लैम्डा मैक्स लिखा हुआ है, तो लैम्डा मैक्स विल बेसिकली भी 9 × 16/7r, है ना। यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे अगर लैम्डा मैक्स की बात करें तो वो कितना है, 9 × 16/7r माइनस 9/r। अब यहाँ पे r की वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट कर लो, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे r की जो वैल्यू है दैट इज 1/3 × 304। इसको आप उठा के यहाँ पे पुट कर लो r के बदले, और इससे जो आंसर मिलेगा वो जो आंसर अपने पास आता है वो आता है 10553, 10553.14, इतने एंगस्ट्रॉम के आसपास ये वैल्यू आती है। और एंटी ने जिसका आंसर दिया था वो दिया था 10553, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा।